भारत माता की बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, आदर। तो देवियों और सज्जन, मैं गरिमा सिंह, और जैसा कि परिचय में कहा भी गया कि आगरा मुझसे परिचित है। मैं अभी जब बिल्कुल अग्रिम पांच में बैठी थी तो सोच रही थी कि आगरा इतनी दफा आना हो चुका है कि अपने गांव और अपने परिवेश से ज्यादा मैं आगरा को जानने लगी। तो मुझे लग रहा था कि आप मुझसे परिचित हैं कि नहीं, लेकिन मैं आप सभी से भली भांति परिचित हूँ। और देवियों और सज्जनों के ही उद्बोधन के साथ आज इस सेशन को, इस सत्र को हम शुरू करने वाले हैं। और लेकिन बात जब हम माँ हिंदी की करते हैं, और माँ हिंदी आज अमृत महोत्सव मनाते वक्त देश जब अपनी आजादी के बाद 75वां वर्ष मना रहा है, तो हम याद कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व को, भारत रत्न राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन जी को। पढ़ा मैंने उनके बारे में तो बहुत सारी चीजें समझ में आई, और जो सबसे बड़ी बात समझ में आई वो ये कि ये लोग कितने दूरदर्शी रहे होंगे कि ठीक उस समय जब देश आजादी ठीक से पाया भी नहीं था, देश ने आजादी ठीक से पाई भी नहीं थी, हम उस दंश से तब तक उभरे भी नहीं थे जो दंश हमें तकरीबन 200 साल की गुलामी ने दिया था। उस वक्त इन लोगों ने अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए उन तमाम चीजों की शुरुआत की जो आज 75 बरस बाद भी हमारे देश के अधिकांश मस्तिष्क नहीं सोच पाते हैं। तो मैं चाहूंगी कि एक दफा ऐसे विराट व्यक्तित्व के लिए हम जोरदार तालियां उनको प्रेषित करें और उसी से संबोधन की शुरुआत करें। और एक और चीज, हम बहुत सारी चीजों पर, बहुत सारी बातों पर मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं और अपने उद्बोधनों में, अपने संभाषणों में उन्हें सम्मिलित करते हैं, लेकिन कमी और कारण ये कहाँ रह जाते हैं, इसमें बस छोटी सी बात कहकर इस सत्र का शुभारंभ करना चाहूंगी कि हमारा देश दरअसल लगभग 500 सालों तक पराधीन रहा। और दिख रहा 800 साल का ये जी। आप मुझे दुरुस्त करते रहिएगा, आप मुझे बिल्कुल सही करते रहिएगा, बहुत बहुत आभार आपका। तो उस निश्चित तौर पर अंग्रेज जब आए और एक औपनिवेशिक काल हमने देखा, तो मुझे लगता है कि ये बहुत हद तक स्वाभाविक भी है कि वो अंग्रेज जिस भाषा में हम पर राज करते थे, तो हमें लगता था कि हमसे बेहतर होगा तब तो हम पर राज कर रहा है। यानी कि अंग्रेजी एक बेहतर भाषा के तौर पर हमारे भारत में, हमारे देश में स्थापित हो गई। बस कमी यह रही कि इन 75 वर्षों में हमने अपने मनन और अपने चिंतन को इतना मजबूत नहीं किया कि हम सोच पाए कि अभी सर जो एक थे, उनका भाषण और उनकी तमाम चीजें बहुत मैंने महसूस की और बहुत भीतर तक जाती हुई वो समझ में आई कि हाँ, जिस देश में अधिकांश प्रतियोगी परीक्षाएं हिंदी में ना होकर अंग्रेजी में होती हो, तो निश्चित तौर पर माता पिता होने के नाते हम चाहेंगे कि हमारा बच्चा कम से कम उन प्रतियोगी परीक्षाओं में ना पिछड़े, या फिर जीवन में जिस लक्ष्य को हमने उसके लिए निर्धारित किया है वहां कम से कम वो उस दौड़ में शामिल हो पाए। तो ये रिस्क लेना, रिस्क बोल रही हूँ क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है स्पॉन्टेनियस के रिस्क को क्या कहेंगे, ये बेसिकली ये दुस्साहस करना हम सब के लिए बहुत ही गूढ़ और बहुत मुश्किल चीज हो जाती है। तो बस यही तमाम चीजें हैं जिनसे अभी अमृत महोत्सव मनाते वक्त हमें जूझना है, संघर्ष करना है। बहुत सारी बातें कही जा चुकी हैं, बहुत सारा सफर हम तय कर चुके हैं इन विराट व्यक्तित्वों के माध्यम से, और बहुत सारा सफर जो लेगेसी जो देकर गए हैं ये लोग, बस उसी को आगे लेकर चलना है। यहीं से इस सत्र की शुरुआत करती हूँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बात, आज जितने सफल, आज जितने सक्सेसफुल और आज जितने रेवेन्यू जनरेशन मॉडल हिंदी के टेलीविजन चैनल्स के हैं, उतने अंग्रेजी के ये महत्ता हिंदी ने पिछले 25 सालों के अंदर स्थापित की है। मैं दो बातें इसमें और जोड़ना चाहता हूं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं एक फिल्म के बारे में। ये फिल्म अगर होती, अगर OTT का प्लेटफॉर्म नहीं आया होता, ट्रांसलेशन नहीं हुए होते और फिल्मों का बाजार इस ढंग का नहीं हुआ होता, तो शायद ये डायलॉग आपको सुनाई नहीं देता 10 करोड़ लोगों से ज्यादा, मैं साला झुकेगा नहीं।
अल्लू अर्जुन अगर ये डायलॉग तेलुगु के अंदर बोलते तो अल्लू अच्छा बोल रहा है, बड़े बड़े पॉलिटिशियन रैली में बोल रहे हैं, माननीय राजनाथ सिंह ने बोला कि मैं फ्लावर नहीं फायर, ये उन्होंने पुष्कर सिंह धामी के लिए बोला। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये महत्व है, ये वजन है। और मुझे बहुत फक्र होता है, मैंने दुनिया के हर भाग से रिपोर्टिंग की है, चाहे वो रशिया का क्रेमलिन हो, चाहे 10 डाउनिंग स्ट्रीट हो, चाहे व्हाइट हाउस हो। 9/11 का मैंने लाइव रिपोर्टिंग किया था वहां पर 3 दिन जाने के बाद, या रशिया की बात कर लीजिए या चाइना की बात कर लीजिए। मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि हम हिंदी के बारे में बड़ा सोच के बोलते हैं और चाइनीज यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ाया जा रहा है। मैं बहुत आशावादी हूँ इस मामले में, क्योंकि हिंदी दुनिया की 4थे नंबर की भाषा है। मैं आशावादी हूँ इस मामले में, क्योंकि देश के 60% लोग हिंदी समझ सकते हैं। 60% लोग, लगभग 150 करोड़ में से। और जो लैंग्वेजेस, राजेश भाई ने सही कहा कि हिंदी कुछ लैंग्वेजेस के लिए विरोध का कारण क्यों बन गई है, वो इसलिए राजनीति बड़ी राजनीति है। और उसी राजनीतिक दुकान से आप कहते हैं ना, बिल्कुल सही कहते हैं। एक जमाना था जब मद्रास में इतना बड़ा अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, पूरे देश से लोग जाते थे, क्या वो हिंदी नहीं समझते हैं, बोलना नहीं चाहते, राजनीति के। मैंने खुद जयललिता से बात की, बहुत अच्छी हिंदी बोलती थी वो, क्योंकि उन्होंने हिंदी फिल्मों में एक्ट किया, लेकिन जब इंटरव्यू की बात आती थी हिचक जाती थी कि मेरे ऊपर ठप्पा लग जाएगा, वोट बैंक चला जाएगा, मेरे ऊपर ठप्पा लग जाएगा। लेकिन माननीय डावर साहब को मैं कहना चाहूंगा, आजकल मुझे बड़ा फक्र होता है। मुझे फक्र इतना इसलिए होता है क्योंकि आपको याद होगा यूनाइटेड नेशंस में पहला भाषण हिंदी में अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद जब मैं मेडिसन स्क्वायर गार्डन गया, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार अपना भाषण अमेरिका में देने जा रहे थे, उस अमेरिका में जिसने कभी उनके लिए वीजा डिनाई किया था और उसने रेड कार्पेट बिछा के रखा था। मुझे उस दिन बहुत फक्र हुआ जब उन्होंने अपना भाषण भारत माता की जय के साथ शुरू किया और हिंदी में। ये भाषा की रिकॉग्निशन है। मैं आपको तो अंतर बताता हूँ। एक रिजीम ऐसा जिसमें सिर्फ अंग्रेजी की चलती थी, अंग्रेजी हिंदी चैनल्स का रेवेन्यू डाउन हो गया, क्योंकि जो सोचने वाले लोग थे, जो सरकार में बैठे लोग थे, वो ज्यादा अंग्रेजी देखते थे। लेकिन जहां टर्न अराउंड हुआ वहां पे आप देखो, अटल जी वो तो कोट कर देते थे भाई, हिंदी के न्यूज चैनल्स को अपने स्पीच में कोट कर दिया करते थे, पूछते थे, देखते थे। और उन्होंने, मुझे याद है 100 एपिसोड्स आज तक के पूरे हुए थे, तो मैंने उनसे रिएक्शन मांगा था और राजेश भाई को बहुत अच्छी तरह याद होगा, उन्होंने रिएक्शन में कहा था कि जब तक मैं आज तक नहीं देख लेता रोटी नहीं हजम होती। ये प्रेम था, ये लैंग्वेज के प्रति प्रेम था। और मुझे लगता है इस वक्त जो नया पॉलिटिकल परिदृश्य आया है उसमें हम हिंदी के प्रति एक आशावादी नजरिए के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अभिषेक इतने सारी वेबसाइट्स और डोमेन चलाते हैं, अभिषेक को पता होगा कि हिंदी मॉडल का रेवेन्यू अंग्रेजी मॉडल से कई गुना बड़ा है। और आज बोलते हैं हिंदी लो, भारतीय भाषाएं लो, ज्यादा हिंदी लो, 60 करोड़ लोग पढ़ लेंगे भाई, पूरी दुनिया की जोड़ लेंगे तो 100 करोड़ लोग पढ़ लेंगे। और मुझे बड़ा फक्र होता है कि जब मैं ब्रसेल्स में जाके कवर करता हूँ और ब्रसेल्स के अंदर देखता हूँ, या फिर देखता हूँ पेरिस के अंदर, या फिर देखता हूँ उफा के अंदर, हिंदी बोलने वाले मिलते हैं, उनको बड़ी खुशी होती है किसी हिंदी चैनल को इंटरव्यू देने की। अच्छा सर, यहीं से एक प्रश्न की उत्पत्ति होती है। आपने नरेंद्र मोदी जी का जिक्र किया और आपने हिंदी के बढ़ते हुए प्रभाव का जिक्र किया। मैं पूछना चाहती हूँ सर कि संयुक्त राष्ट्र जब अपना ट्विटर हैंडल बनाता है तो संयुक्त राष्ट्र हिंदी अलग से वो इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि संयुक्त राष्ट्र अब हिंदी में ट्वीट कर रहा है। 2014 के बाद से क्या वाकई परिदृश्य हिंदी के लिए भी बदला है या एक सतत प्रक्रिया है, ये सतत यात्रा है? ये मेरा ये मानना है कि सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर है वो ये है कि आपके शासन करने वाले लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, ये फर्क डालती है। और ये अपने आप में बहुत बड़ा फर्क है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो काल में 7-8 साल का मानूंगा, ये हिंदी के लिए बहुत अच्छा काल है। देखिए कितना प्रचार प्रसार हुआ, देखिए कितना बढ़ावा हुआ।
देखिए कैसे ट्रांसलेशन आने लगे, देखिए कैसे जो साउथ के लोग हैं वो हिंदी की तरफ, वो पहले तमिल में बनाएंगे लेकिन डब हिंदी में करेंगे, नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम पे साथ में रिलीज करेंगे, क्योंकि उनको पता है ऑडियंस ये बड़ी है। अब लोगों को पता लग चुका है, इसलिए देखिए जब घर का पुत्र अच्छा कमा के लाता है तो बाप और माता पिता को पूछ प्रिय बढ़ होता जाती है। है, और ये हिंदी जब कमा के लाती है तो मालिकों में भी इसकी पूछ बढ़ जाती है, और मुझे लगता है यही दौर चल रहा है, यही दौर चल रहा है। सर यही से फिर से हम लौट कर वही आ गए। हमने साइंस की भाषा में सर कहते हैं ना विज्ञान की जहां से चले वहीं लौट कर आ गए। द वॉक इज डन इज जीरो, कार्य यानी कि कुछ नहीं हुआ। सर वहीं पर लौट कर आ गए कि बाजार की भाषा, बाजार की हिंदी या हिंदी का बाजार, क्योंकि बाजार है इसीलिए लोग हिंदी की तरफ खींच रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं निष्ठा, समर्पण और इस तरह की भी चीजें भावनात्मक है या विशुद्ध बाजार है? मेरे ख्याल से दोनों है, और दोनों होना चाहिए, क्योंकि जब तक दोनों का बैलेंस नहीं होगा, अगर भावना ज्यादा आ जाएगी तो भावनाओं के अंदर मामला गड़बड़ा जाएगा, अगर बाजार ज्यादा आ जाएगा तो उसके अंदर भी मामला गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए दोनों का बैलेंस चाहिए, जब दोनों का बैलेंस आएगा ये हमारी भाषा के लिए बहुत अच्छी बात है। मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है, हिंदी में किताबें छपना बंद हो गई। मैं पब्लिशर के पास 4 साल पहले एक आइडिया लेके गया था कि मैं पुस्तक लिखना चाहता हूँ, तो उन्होंने पूछा किस पे लिखना चाहते हैं। मैं लिखना चाहता हूँ कि वेस्ट को वेल्थ में कैसे कन्वर्ट किया जाए, मतलब कूड़े से धन कैसे बनाया जाए, और मैंने वो पुस्तक लिखी और जिद करके हिंदी में ही लिखी। मुझे कम पैसे मिले, मैंने वो सब दान कर दिए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अंग्रेजी वाला उसको छापने को नहीं राजी था, उसको कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आया। जबकि वेस्ट टू वेल्थ अगले 5 साल में दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बनेगा, या देखें इस पर तो जोरदार तालियां हो जाए, इस पर तो कि सबसे बड़ा बाजार हम लोग उस भाषा के लिए बनने वाले हैं जिस भाषा के लिए हम यहाँ इस सभागार में उपस्थित हैं। बिल्कुल, और दुनिया की 4थे नंबर की बोली जाने वाली भाषा। और मैंने स्विट्जरलैंड की गलियों में भी अंग्रेज लोगों से क्या मैं बताऊं, कुछ होता है गाते हुए सुना है, मुझे इसका फक्र है। जी बहुत पुरानी फिल्मों की तो बोले, मेरे पास रमैया अवस्था भैया वाला अंग्रेज था, मेरे क्या था, रमैया अवस्था भैया वाला कैसेट आपको चाहिए, डीवीडी चाहिए? मैंने कहा दे दो। और बोले प्यार किया तो डरना क्या, मुगले आजम वाला। मैंने कहा आप लोग हिंदी जानते हैं? बोले भाई साहब इस मार्केट में जैसे कनॉट प्लेस दिल्ली का है, हर दूसरी दुकान वाला करीब 80% स्टाफ हिंदी जानता है, क्योंकि वहां आने वाले जो खरीदार हैं वो हिंदी के अलावा कुछ नहीं बोलते। जी तो ये एक उदाहरण हुआ। पूरन जी भी हमारे साथ मौजूद है। प्रश्न हालांकि मुझे पता नहीं सर कि मैं या मुझे और बाकी पैनलिस्ट के पास इस प्रश्न को ले जाना चाहिए, लेकिन मन में चल रहा है कि कुमार विश्वास अधिकांश बहुधा इस बात का जिक्र करते हैं कि हिंदी ने पुराने हमारे सब जितने भी लेखक हुए, जब हम साहित्य का जिक्र करते हैं, हम महादेवी वर्मा का जिक्र करें, निराला का जिक्र करें, सुमित्रा नंदन पंत का जिक्र करें, जितने भी लोग थे, या हम प्रेमचंद की कल हमने उनकी जयंती बनाई, तो क्या हिंदी सिर्फ और सिर्फ गर्व करने, फक्र करने की, गौरव की, गरिमा की भाषा बनी रह गई, या फिर हिंदी ने लोगों को वो समुचित अवसर भी दिए जिससे वो अपने घर की और तमाम बाहर की दुनियादारी की जिम्मेदारियां भी निभा सके? क्योंकि हमने मरणोपरांत उन्हें सम्मान जरूर दिया, लेकिन जीवन रहते हुए वो कभी इस परिस्थिति और इस स्थिति में नहीं आ पाए कि वो जीवनचर्या को अपनी थोड़ा सा बेहतर, समुन्नत और इस तरह से बना पाए। हिंदी पर हम अगर देखिए, आज का जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हताशा में नहीं कर रहे, क्योंकि एक सकारात्मक वातावरण है, इसलिए कर रहे हैं जो उनकी सही श्रद्धांजलि, अगर समय पर अगर श्रद्धांजलि देने का समय आया है कि आज हिंदी का प्रचार प्रसार हो रहा है, सरकारी भाषा बन रही है, जन जन की भाषा आज भी है, राजभाषा आज भी है, राष्ट्रभाषा आज भी है, लेकिन ये सरकार की भाषा अभी तक नहीं बनी थी। पिछले 2-3 दशक हमारे ऐसे रहे कि जहाँ हमने अपना सब कुछ रखा था कि खो दिया, और विशेष तौर पर जो हमारा जो शैक्षिक पैटर्न था या शिक्षा नीति थी, उसको कहीं ना कहीं ऐसे षड्यंत्र का शिकार हुई कि जो हिंदी कहीं ना कहीं खो गई, सरकारी स्थिति खो गई। जैसा अभी पिछले सत्र में जो बात भी की थी
कि हिंदी को अनिवार्य रूप, ये अंग्रेजी को जब तक अनिवार्य रूप से इस स्पर्धा के लिए अनिवार्य रखा जाएगा तब तक हिंदी भाषा विकसित हो नहीं सकती। सरकार अभी तक जो सरकारी नीतियां रही या IAS ICAS की जो भाषा रही वो भाषा अंग्रेजी रही, वो अब ये बदलता हुआ परिदृश्य है और ये समय है कि हम पूरे देश में ऐसा वातावरण उत्पन्न करें जो सरकार जिस तरफ बढ़ रही है, हमारी मोदी सरकार या अटल जी हो या मोदी जी हो, पूरे विश्व में जो हिंदी को स्थापित कर रहे हैं उसमें हमारा भी एक योगदान बनता है कि हम इस तरह से एक कार्यक्रम करके उस माहौल को तैयार करें ताकि कहीं जब तक हम स्वयं हमारे जो अभिभावक के रूप में हम स्वयं उसको स्वीकारेंगे नहीं, अपने बच्चों को सिर्फ अंग्रेजी के स्कूलों में भेजेंगे और जब तक उनको कन्विंस नहीं करेंगे, अब ये समय है कि हम ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से एक कन्विंस करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हिंदी में बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, पूरा विश्व हिंदी की तरफ देख रहा है और आने वाला समय भारत का है। तो उस वो कहीं ना कहीं जो हमारा आज का जो नेतृत्व है वो एक आशा की किरण दे रहा है, उस किरण को हम जिस तरह से प्रज्वलित करें आगे जी जी वाकई। और कहा भी है दुष्यंत जी, प्लीज सर। निश्चित तौर पर सर, निसंदेह। मेरा सवाल ये है क्योंकि आपके उत्तर से जो मुझे जिज्ञासा हुई, आप एक बहुत ही शानदार कामयाब कारोबारी हैं और आपने आगरा में एक नए तरीके का अपना साम्राज्य खड़ा किया है व्यापार का। हम ये देखते हैं कि मुंबई औद्योगिक घराना है, औद्योगिक राजधानी है भारत की, लेकिन बड़ी कंपनियां जो हैं, बड़े कारोबारी घराने जो हैं, बड़े संस्थान हैं या बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, उनके यहाँ हिंदी प्रतिष्ठित नहीं है। आप जब आए थे किसी को परिचय देते, मैंने आपको सुना था, आपने कहा कि मैं मोची हूं। ये गर्व से वो हिंदी में क्यों नहीं मुंबई में बोली जा सकती, या वो जो घराने हैं वो क्यों नहीं बोलते? मुझे लगता है कि वही जो पिछले जो 2-3 दशक लगा था, जहां पूरी तरह से सरकारी भाषा अंग्रेजी भाषा बन गई, वो उनकी मुझे लगता है कि मजबूरी है। अब जैसा माहौल मिल रहा है इस नेतृत्व में, इस सरकार में, वो भी आज जो भाषा हम लोग बोलने लगे हैं, कल बंबई वाले भी बोलेंगे, दिल्ली वाले भी बोलेंगे और सभी बोलेंगे। बहुत बढ़िया। हमारे बच्चों को वहीं जाके नौकरी करनी है। देखिए, जब तक अंग्रेजी में ही अनिवार्य होगा कोई पाठ्यक्रम, तब तक बदलना मुश्किल है। लेकिन हम इसी के लिए आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं कि ये हम आवाज उठा सके कि किसी कोई भी ऐसी स्पर्धा न हो जो केवल अंग्रेजी में हो, वो किसी भी भाषा में। बिल्कुल। और चूंकि हिंदी भाषी ज्यादा है, अधिक है, जन जन की भाषा है हिंदी, तो हिंदी में ही लोग बेहतर ढंग से अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हैं, तो बेहतर ढंग से उसका उत्तर दे पाएंगे। तो निश्चित रूप से आने वाला समय के जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है वो बदलेगा। मैं खुद निर्यात से जुड़ा हूँ, इंटरनेशनल मार्केट से जुड़ा हूँ, लेकिन हिंदी बोलने पर मुझे गर्व होता है और आज पूरे विश्व में गर्व है। शायद ऐसा हमको नेतृत्व मिला है कि अपने देश के प्रधानमंत्री का नाम उसे मालूम हो ना हो, वो बोलता है कि नाउ इंडिया इज द फ्यूचर, यू आर मोदी नाउ। तो इस तरह का जब नेतृत्व हमको मिला है तो हमारा कर्तव्य है कि अब हम खड़े हों और इस तरह के माहौल क्रिएट करें कि जो जिस तरह की भ्रांतियां बनी हुई हैं भाषा के क्षेत्र में, वो कहीं ना कहीं बर्बाद हो चुके हैं। तो मैं जिक्र करना चाहता हूं कि सलमान रश्दी साहब इंग्लिश के बहुत बड़े राइटर हैं, बड़े फेमस राइटर हैं। सलमान रश्दी साहब ने अमृता प्रीतम जी से कहा कि भाई मुझे ये बताइए कि आप हिंदी को विश्व भाषा बनाना चाहते हैं, जबकि आप हालात देख रहे हैं कि देश में क्या हालात हैं इसके। तो अमृता प्रीतम ने उस वक्त तो खामोश नहीं, थोड़ी देर सलमान रश्दी की तरफ देखा और उसके बाद उन्होंने कहा कि देखिए, आप अंग्रेजी के राइटर हैं, अंग्रेजी के बहुत बड़े लेखक हैं और हिंदी आपकी समझ में नहीं आती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं,
मैं कहां तक बताऊं हिंदी के बारे में। केवल एक उदाहरण आपको देती हूं, और वो उदाहरण ये है कि अभी अभी कमलेश्वर जी के कितने पाकिस्तान का इंग्लिश में अनुवाद हुआ है, आप उसको पढ़ लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि हिंदी कितनी प्रभावशाली है। और हिंदी के मुकाबले किसी कोई भी भाषा नहीं ठहर सकती है। ये हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा है। यहाँ एक एक शब्द को, एक एक अक्षर को कहाँ से कैसे उच्चारण होता है, उस आधार पर इसका गठन किया गया है। तो जैसा था, सलमान रज़ी साहब ने उस अंग्रेजी के कितने पाकिस्तान को पढ़ा, और पढ़ने के बाद जब वे अमृता प्रीतम से मिले तो उन्होंने कहा कि मैं ये महसूस करता हूं, मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने किसी भी भाषा में इतनी बढ़िया शैली, ऐसा शिल्प और इस तरह का उसका जो कथासार चुना गया है, मैंने कहीं नहीं पढ़ा है। अगर अंग्रेजी में इतना ये जबरदस्त है तो हिंदी में जाने क्या होगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि वास्तव में कितने पाकिस्तान 5000 वर्ष के इस हिंदुस्तान के इतिहास को कहता है। अगर आपने पढ़ा हो तो आप देखिएगा, कमाल का है। मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे कि कहा गया है कि हिंदी, अभी आपने दीपक जी ने कहा कि ये चौथी भाषा है। मेरा अपना अनुमान ये है कि जब गणनाएं होती हैं भाषाओं की, तो मुझे ये अनुभव हुआ है कभी चाइना मंडारिन आगे चली जाती है, हिंदी पीछे रह जाती है, कभी हिंदी आगे आ जाती है, मंडारिन पीछे रह जाती है। ये मेरा अपना अनुभव है। मैं आज इस कालजयी हिंदी के युग पुरुष भारत रत्न राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी के इस आयोजन में एक बात अपने एक गीत के माध्यम से मैं कभी हूँ, स्वागत सर, स्वागत। जैसे हिंदी के मामले में मेरी और भी जो कुछ आपकी आशाएं हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये आवाज ठीक दे रहे हैं साहब? बहुत बढ़िया आ रही है आवाज। हाँ, देखिएगा, लोग कहते हैं गजल, लेकिन मैंने कुछ दिनों से, मैं गजल लिखता था लेकिन उसके बाद मैं इसको अजल कहने लगा हूँ। और इसका मैं आपको उत्तर दे सकता हूँ, कभी आप मुझसे अकेले में मिले, मेरे पास बहुत बड़ा इसका सबूत है, इसका बहुत बड़ा साक्ष्य है। ये पौराणिक समय से चली आ रही है और ये गजल आयातित नहीं है, गजल हमारी अपनी चीज है। इसके लिए बहुत बड़ी प्रूफ है मेरे पास, तो मैं अजल आपके सामने रखता हूँ, सुनिएगा। वे जो कहते हैं लिखा जाता नहीं हिंदी में बेहतर, वे जो कहते हैं लिखा जाता नहीं हिंदी में बेहतर, उनकी आंखों पे गलत चश्मा, गलत शीशे का नंबर। वाह वाह, बहुत बढ़िया, आप साथ दे सकते। बहुत बढ़िया। वे जो कहते हैं लिखा जाता नहीं हिंदी में बेहतर, उनकी आंखों पे गलत चश्मा, गलत शीशे का नंबर। और देखिए, मैं कहता हूं अगले शेर में कि एक तो पढ़ते नहीं कतई और मानते कुछ भी, उन पे निर्लज्ज गुलामी का और क्या होना असर, उन पे निर्लज्ज गुलामी का और क्या होना असर। हैं आज भी तुलसी कनकदास रहीम सूर कबीरा। मैं तो ये कहता हूँ कॉलेजों में ये पढ़ाया जाता सूर जी और तुलसीदास जी को, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हमारे आधुनिक कवियों को भी पढ़िए। मैं आदरणीय सोम जी के साथ क्लास में रहा हूँ इनका, और इन्होंने इतना अच्छा लिखा है कि मैं बड़े दावे से कहता हूँ कि आज की तुलसीदास है, इससे कम नहीं है इनकी। तो मैं कहता हूँ कि है आज भी तुलसी कनकदास रहीम सूर कबीरा, वहीं जैनेन्द्र राहुल द्विवेदी दिनकर कमलेश्वर, वे जो कहते हैं लिखा जाता नहीं हिंदी में बेहतर, उनकी आंखों पे गलत चश्मा, गलत शीशे का नंबर। और देखिएगा, कहाँ है कामायनी, कहाँ है कामायनी अंधायुक्त और वह मृगनयनी। आप पूरे विश्व के साहित्य में देख लिए, ये ग्रंथ आपको, इस तरह के ग्रंथ नहीं मिलेंगे आपको जो मैं जिनका वर्णन कर रहा हूँ। कहाँ है कामायनी अंधायुक्त और वह मृगनयनी, साये में धूप, हमारे अपूर्व साये में धूप, साये में धूप नीड का निर्माण
फिर से अग्नि सागर वे जो कहते हैं लिखा जाता नहीं हिंदी में बेहतर, उनकी आंखों पे गलत चश्मा गलत शीशे का नंबर, सांख्य की नीति गणित और विज्ञान की खोजें भी नई, सांख्य की नीति गणित और विज्ञान की खोजें भी नहीं, सही सभी उपलब्ध मिलन हिंदी में आज भी बढ़कर चढ़कर, वे जो कहते हैं लिखा जाता नहीं हिंदी में बेहतर, उनकी आंखों पे गलत चश्मा गलत शीशे का नंबर। बहुत से बड़ा विरोध वहीं से उत्पन्न होता है, लेकिन आजादी से पहले जो स्थितियां नहीं थी, तो इस चीज का कोई निराकरण, कोई समाधान देखते हैं क्या कि हिंदुस्तान जो 150 करोड़ आबादी वाला, मुझे लगता है दुनिया के 195 देशों में तकरीबन 3 या 4 देश ऐसे हैं जिनकी आबादी इतनी ज्यादा है, वहां राष्ट्रभाषा हमारे पास नहीं होना कहीं ना कहीं ये एक प्रश्न चिन्ह भी है। कैसे संभव हो पाएगा, क्या किया जाना चाहिए, कैसे राजनीति इस चीज से कम अलग हो सकती है? मैम, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग शिक्षा के क्षेत्र से आते हैं, और यहाँ पर कर्नल अपूर्व त्यागी, डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं और हमारे संस्थान के भी काफी छात्र, और तो मेरा ये मानना है कि जब तक अरे यार थोड़ा खत्म हो जाना चाहिए सेशन को। सर आप इस सेशन के बाद आप बैठिए। स्वागत सर, स्वागत, आभार जी। तो मेरा ये मानना है कि मैम, जब तक हम ग्राउंड लेवल से शुरुआत नहीं करेंगे, जब तक हम स्कूल कॉलेज के लेवल से शुरुआत नहीं करेंगे, तब तक हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि हम पूरे भारत को हिंदी के प्रति जागरूक बनाएं। तो जितने भी शिक्षाविद और शिक्षा से संबंधित लोग यहाँ बैठे हुए, डॉक्टर सीपी राय साहब खुद मेरे ख्याल से डबल PhD पूरे भारत में डॉक्टर राय साहब ही होंगे, तो ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए। अभी इतने सारे लोग अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि हम निश्चित रूप से बहुत कम समय में और आगे आने वाले समय में हिंदी को बहुत ही लोकप्रिय और जन की भाषा, और साउथ में भी इस समस्या का समाधान हो चुका है। अगर आप अब साउथ इंडिया जाएंगे तो आपको बेंगलोर में या जितने भी मेट्रोज हैं उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटीरियर में भी इतनी दिक्कत नहीं है, और अब हिंदी को लोग पसंद करने लगे। माना जाए गंगा में बहुत पानी बह चुका है, और हमारे साथ इस सभागार के सबसे अनुभवी व्यक्ति भी है, हमारे साथ जयकार नाथ जी है। जयकार नाथ जी, आपका कुछ अनुभव हमें प्राप्त हो हिंदी को लेकर कि कैसे हम एक राष्ट्र के तौर पर हिंदी को और समुन्नत और समृद्ध और हिंदी के माध्यम से अपने आप को, अपनी भावी पीढ़ियों को कैसे और हम समुन्नत कर सकते हैं? देखिए, हरिओम, आ रही आवाज आ रही है। हम चाहे जितना कोशिश करें जी कि हम हिंदी से परहेज करें, जी, लेकिन स्वाभाविक वो अपने आप बन के निकलेगी। जी जी, ये गोमुख से निकली गंगाधारा है। जी जी, बहुत 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 आभार। और छोटा छोटा बस अंत में सर आप ही से वापस से शुरू करती हूँ, आप और राजेश जी से इस सत्र को हमें, क्योंकि अब उत्तरार्ध से दक्षिणार्ध की तरफ, सर सही कह रही हूँ अनुरंजन सर, ले जाना है, इस सत्र की समाप्ति अब करनी है। तो सर आपसे पूछती हूँ, आपने क्योंकि सबों को एक नाइट्रोजन जो होती है वो हवा से हल्की होती है तो गुब्बारा ऊपर उठ जाता है, तो आपने शुरू में अपने संबोधन में जितनी भी चीजें कही उन्होंने हमें गौरवान्वित भी किया, उन्होंने हमें मंद मंद मुस्काने पर मजबूर भी किया, और उसने हमें आश्वस्त भी किया कि कहीं ना कहीं हम सब सही दिशा की तरफ अग्रसर है। लेकिन कुछ और चीजें जो कहीं ना कहीं छूट रही हैं, जिन्हें हम यहाँ से एक संदेश के तौर पर साथ ले जा सकते हैं आपके माध्यम से, वो संदेश क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से सबसे बड़ा संदेश ये है कि आज मैं इस अवसर पे बोलूंगा, सिर्फ एक लाइन पे बोलूंगा कि मुझे बहुत निमंत्रण आते हैं 14 सितंबर को हिंदी दिवस का कार्यक्रम अटेंड करने के लिए, लेकिन मैं आज तक नहीं गया, क्योंकि मुझे उससे चिढ़ है कि आपने 14 सितंबर को हिंदी दिवस के दिन हिंदी को याद किया और साल भर भूल गए। लेकिन जब मुझे राजर्षि जी के जन्म दिवस पर अभिषेक ने आग्रह किया, डावर साहब का कार्यक्रम मालूम पड़ा, तो मैं जरूर आया। इसलिए आया क्योंकि मुझे लगता है कि ये जागरूकता की शुरुआत। बहुत बहुत धन्यवाद।
सर एक छोटा सा अंत में क्या कहना चाहेंगे, कहाँ पे चूक अगर है भी कुछ तो कहाँ है? क्या वाकई राजनीति के सामने कुछ चीजें नतमस्तक विवश हो जाती है क्या? देखिए, राजनीति तो अब ऐसे ही रहेगी जी और आजादी के बाद से हमने देखा है कि जैसी राजनीति तब होती थी उससे उसके बाद स्तर ऊपर नहीं गया है, नीचे ही आया है। तो इसका अर्थ यह है कि हम सियासत से तो अब कोई अपेक्षा करें नहीं। जी जी जिस तरह से ये पहल आज हुई है, आगरा से जिस यज्ञ और अनुष्ठान की शुरुआत हुई है, उसमें हम सब लोग जब घर जाएं तो एक एक आहुति अपनी डालें पूरन साहब के इस यज्ञ में कि कोई भी अनावश्यक 100 शब्द अंग्रेजी के जिनका विकल्प हिंदी में मौजूद है वो हम कैसे छोड़ेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बात। इतनी शुरुआत कर दीजिए, आप ये पाएंगे कि अगले साल जब हम इसी सभागार में मिलेंगे तो मिश्रा जी बड़े प्रसन्नता के साथ कहेंगे कि परिदृश्य बदला हुआ है। जी बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत आभार। और मेरी माँ जब सोती थी, मैं क्योंकि गांव की पैदाइश हूँ और गांव भी ऐसा जहाँ पर बिजली के लिए भी हम लोग तरसते थे और 24 घंटे में, बल्कि मुझे तो लगता था कि जिस दिन बल्ब जलते थे घर में तो उस दिन मुझे लगता था कि आज दिवाली जैसा कोई त्योहार है और हम लैंप की रोशनी में पढ़ा करते थे। तो मेरी माँ छतों पे चारपाई बिछा करती थी और मेरी माँ रात में सोते वक्त प्रेमचंद को पढ़ा करती थी। तब हमें समझ में नहीं आता था, लेकिन वहीं से मुझे लगा कि क्या पढ़ती है और मैंने तकरीबन 9वीं या शायद 10वीं क्लास से प्रेमचंद को पढ़ना शुरू किया और उनके मैंने न जाने कितने उपन्यास पढ़ डाले। गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, न जाने कितने उपन्यास मैंने प्रेमचंद के पढ़े। और मैं कह सकती हूँ कि जो लिख दिया गया है, जो लिख दिया गया है वो वास्तव में धरोहर है आपकी। जितना पढ़ते जाएंगे उतना समृद्ध, उतना समुन्नत और उतने संघर्षशील, उतने क्रियाशील, उतने खूबसूरत, उतने प्यारे, उतने प्रेमी होते जाएंगे। तो यही हमारी हिंदी को आज इस सभागार के माध्यम से हम जो सम्मान दे सकते हैं, हिंदी हमें सम्मान दिलाती है। मुझे लगता है हम क्या हिंदी को सम्मान देंगे? जिसने हिंदी को पकड़ा, हिंदी ने उसको कभी नहीं छोड़ा। हम प्रेमचंद को इतने वर्षों बाद, दशकों बाद नहीं बल्कि शताब्दियों बाद याद कर रहे हैं। और स्वामी विवेकानंद का शिकागो में कहा हुआ उद्बोधन एक भारतीय होने के नाते हमें कहीं ना कहीं गरिमा से भर देता है, गौरव से भर देता है। तो मुझे लगता है एक सच्चा भारतीय और हिंदुस्तानी, हिंद से बना हिंदी और हिंदी से बना हिंदुस्तानी, तो एक हिंदुस्तानी होने के नाते इस सभागार से सर ने कहा, दीपक सर ने कहा, राजेश सर ने कहा, स्क्वाड्रन लीडर हमारे साथ AK सिंह साहब हैं, हमारे साथ डॉक्टर राजेंद्र मिलन है, हमारे साथ जयकार सर हैं, हमारे साथ पूरन सर है, जिनकी अगुवाई में और जिनके सानिध्य और मार्गदर्शन में हम ये सब कर पाते हैं। तो यहाँ से इस सभागार से हम यही लेकर जाएं और यही हम प्रचार प्रसार करें। उतना ही सम्मान मुझे लगता है हम अपनी मातृभाषा को दे सकते हैं।